गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, उस केस का नाम है DCIT वर्सेस कुणाल स्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, 2021 में डिसाइड हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 10 सितंबर 2016 को फाइल करी। उसकी रिटर्न्स में कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको नोटिस इशू किया गया कि आपको ये डिफेक्ट्स दूर करने हैं। और एसएससी ने अपने जो डिफेक्ट्स हैं, जो भी टाइम उसको अलॉट किया गया था, उस टाइम फ्रेम के अंदर 7 जुलाई 2017 तक अपने डिफेक्ट्स सारे रिमूव कर दिए। बाद में एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस, स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया, जो कि 9 अगस्त 2018 को किया गया था। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का यदि हम पीरियड देखें नोटिस इशू करने का, तो वो जो ओरिजिनल रिटर्न के हिसाब से वो पीरियड निकल चुका था, लेकिन रिवाइज रिटर्न के हिसाब से वो पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ था। डिपार्टमेंट का कहना ये था कि जो एसएससी ने अपने डिफेक्ट्स दूर किए हैं जिस डेट पे, उस डेट से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो शुरू होता है। लेकिन एसएससी का कहना ये था कि ये रिवाइज रिटर्न नहीं है, एसएससी ने ये डिफेक्ट्स दूर किए हैं और जो पीरियड है वो ओरिजिनल रिटर्न की डेट से काउंट किया जाना चाहिए। एसएससी ने इस नोटिस को रिट पिटीशन में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस केस में एसएससी ने रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की है, खाली अपने डिफेक्ट्स रिमूव किए हैं। डिफेक्ट रिमूव करने से जो एसएससी की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो चेंज नहीं होती, वो ओरिजिनल ही रहेगी। जहाँ पे उसने सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर जो अपनी रिटर्न फाइल की है, जो डिफेक्ट्स दूर किए हैं, उससे उसकी ओरिजिनल रिटर्न जो है वो रिप्लेस नहीं होती। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एसएससी ने अपनी डिफेक्ट्स दूर किए हैं उसकी वजह से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया गया है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर है, इसलिए वो नोटिस जो है वो मान्य नहीं है। डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल करी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एसएलपी को डिसमिस कर दिया और एसएससी के फेवर में ही डिसीजन दिया। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो हम नोटिस के को कंप्लाई करने में लग जाते हैं बिना ये देखे कि क्या उस नोटिस की मान्यता है या नहीं। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो भी नोटिस हमारे पास आए हैं वो स्क्रूटनी के नोटिस हैं, क्या वो कानून की मर्यादा के अंदर हैं भी या नहीं, क्या वो उस पीरियड के अंदर कवर होते हैं जितना पीरियड उन नोटिस को इशू करने के लिए डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। तो इस केस में एसएससी ने बहुत बड़ी हिम्मत करी कि उसको एक सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का जब नोटिस आया तो उसने उसको नोटिस को कंप्लाई करने से पहले ये देखा कि जो नोटिस को इशू करने की डेट थी वो निकल चुकी थी, और डिपार्टमेंट बड़ा कैजुअल तरीके से चल रहा था कि उसको डिफेक्ट्स की डेट से, डिफेक्ट्स को दूर करने की डेट से उस नोटिस का लिमिटेशन पीरियड ले रहा था। उसने हिम्मत की, उसने हाई कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज किया और उसको रिलीफ मिला, और बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लगने से ये अब सेटल्ड इशू हो गया कि जब भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया जाएगा तो वो ओरिजिनल रिटर्न से ही उसका टाइम पीरियड देखना है, ना कि उस डेट से देखना है जिस डेट से एसएससी ने अपने डिफेक्ट्स दूर किए हैं। फ्रेंड्स, I hope that the discussion of this case will help you in dealing with the cases in which the department has issued the scrutiny notices by taking the period of limitation from the date of removing the defects. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is DCIT versus Kunal Structure India Private Limited. This case has been decided in 2021 and this matter has been reported at 277 taxman 40। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी इंडिया के अंदर पैन नंबर इशू किए गए हैं, उन पैन नंबर में से खाली 15% लोग ऐसे हैं जो कि अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं।
पहली बात तो पैन नंबर ही बहुत कम इशू हुए हैं, लेकिन उसमें से भी खाली 100 में से 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास पैन नंबर है और वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इतना पुअर है कि पहली बात तो लोगों के पास पैन नंबर ही नहीं है, और पैन नंबर यदि हैं भी तो उनमें से खाली 15 लोग जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितना भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट से, उसका 60% 3 स्टेट से होता है, एक दिल्ली से, एक महाराष्ट्र से और एक कर्नाटका से। तो इसके अलावा इतनी सारी स्टेट्स हैं जो कि टैक्स कलेक्शन के अंदर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंदर जिनका कोई भी रोल नहीं है। तो मेरा कहना इसमें यह है कि जिन स्टेट से इतना ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आता है उनको, उन स्टेट्स को डेवलप करने के लिए उस पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उन स्टेट्स को इतना इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए, क्योंकि 60% इतने बड़े हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इतनी सारी स्टेट्स होने के बाद खाली 3 स्टेट से 60% टैक्स आना ये बहुत बड़ी बात है। और एटलीस्ट इन स्टेट्स का की डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को काफ़ी खर्च करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।